कैसे लिखें कहानी? कहानी क्या है, वो कितनी पुरानी है, कहानी के तत्व क्या होते हैं, यही सब हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। कहानी क्या है? हमने अक्सर सुना है, बहुत दिनों पहले की बात है, एक बार की बात है। इसके बाद हमारी उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है, हम जानना चाहते हैं कि वो बात क्या है। कहानी कहना और सुनना मनुष्य का स्वभाव रहा है। किसी भी बच्चे को कहानी या किसी घटना का वर्णन सुनाना हो, वो बड़ी रोचकता से उसे सुनता है और इसीलिए बाल बुद्धि को घटना वर्णन के साथ शिक्षा और मनोरंजन का कॉम्बो पैक उपहार है कहानी, ऐसा कहा जाता है। कहानी ऐसी विधा है जो मानव जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण करती है। दादियों नानियों को कहानी सुनाते हुए हमने अक्सर देखा है और ये वो कला है जो सहजता से मनुष्य को अपने में खींच लेती है, अपने आकर्षण में बांध लेती है, चाहे वह किसी भी आयु का हो। कथा कहानी क्या है, इसकी विधा को गहराई से जानने के लिए परिभाषा जानना जरूरी है। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। कथा सम्राट प्रेमचंद, जिनके नाम से कहानी प्रसिद्ध है, वे कहते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या भाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, शैली, कथा विन्यास सब उसमें एक ही भाव की पुष्टि करते हैं, उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं जिस मूल भाव या कथानक को लेकर वो कहानी बुनी हुई है। यहाँ वही बात फिर से दोहराना होगी कि कहानी मनुष्य के किसी एक भाव या घटना या एक पक्ष का चित्रण होता है। इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि प्रेमचंद ने जो कहानी में कमाल किया है, जो रचना में, गढ़न में, सृजन में उन्होंने कहानी में जो नए प्रयोग रचे हैं, उसके कारण कहानी के इतिहास को प्रेमचंद काल के नाम से ही जाना जाता है। कहानी कितनी पुरानी है? मानव के इतिहास में हम देखते हैं कहानियाँ हमेशा से सुनाई जाती थी, जब से, क्योंकि मनुष्य ने जब बोलना शुरू किया होगा तो अपनी बात बताने के लिए, अपने मन की घटना सुनाने के लिए उसने जब भी किसी संकेत या भाषा का प्रयोग किया होगा, वह कोई ना कोई कहानी ही रही होगी। कहानी का इतिहास मानव के इतिहास जितना ही पुराना है, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। आदिम काल में कहानी आंखों देखी कानों सुनी घटना का सच्चा वर्णन हुआ करती थी, क्योंकि कहानी होती ही कहने वाली बात होती है, जिसे कहा जाता है और सुना जाता है। घटना का वर्णन जो कि सच्चा ही था, तो कहानी यथार्थवादी थी। कालांतर में क्या हुआ कि मनुष्य को जो घटना सुननी है, उस घटना में उसे अपनी रुचि जोड़नी है। वो चाहता है जो उसके अंत में उसको सुख दे। तो कहानी का अंत जो है वो दुखांत न होकर सुखांत हो, इसलिए उसने कहानी में कल्पनाओं को जगह दे दी। तो कालांतर में कल्पनाओं ने जगह बना ली, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें प्रिय हो। जैसे एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बेहद दुखांत कहानी है। कहानी का अंत इतना दुखद नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसी कहानियाँ पसंद नहीं की जाती। मौखिक कहानियाँ प्रारंभ में सुनाई जाती थी। वजह यह था कि भाषा का मौखिक स्वरूप ही तब प्रचलित था, लिखित भाषा का स्वरूप बहुत बाद में आया। तो आदिम काल में मौखिक भाषा संचार का माध्यम थी, इसलिए कथावाचक यानी कहानी कहने वाले की बड़ी भूमिका थी। कथावाचक इतनी सुंदरता से कला की प्रस्तुति करते हुए भाव भंगिमाओं के साथ कहानी को सुनाता था कि सुनने वाला मुग्ध भाव से सुनता चला जाता था। और यही कहानी की कला है। कहानी बनती ही कहने और सुनाने के लिए है। संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी काव्यात्मक कथाएं हैं। उपनिषद की कथाएं तो ज्ञान का भंडार है। पुराणों में भी कथाओं की भरमार है, कहानियां ही कहानियां। रामायण और महाभारत की कहानियां, श्री कृष्ण की कहानियां हमने पुराणों में से ही पढ़ी हैं। आगम कथाएं
ऐसी कहानियाँ जो महावीर स्वामी की शिक्षा के पर आधारित थी। जातक कथाएं, ऐसी कहानियाँ जिसमें गौतम बुद्ध जी की शिक्षा को कथा रूप में समझाया गया था। फिर आई पंचतंत्र की कहानियाँ। एक मूर्ख बालक, राजा के जो मूर्ख राजकुमार हैं, उनको शिक्षा देने के लिए एक ब्राह्मण विष्णुदत्त शर्मा ने ये एक तरह से संकल्प लिया था कि वो मूर्ख मनुष्यों को भी विद्वान बना सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने विधा चुनी, कहानी विधा, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा दी जाती है। तो ये कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है और कहानी की प्रसिद्धि का कारण भी है। अब आते हैं कहानी के तत्व। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहानी में कितने तत्व होते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। कहानी का सबसे प्रमुख तत्व है उसका कथानक। जैसे जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका सर्वप्रथम हमें नक्शा बनाना होता है। उसी तरह से कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप है, जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी को उसकी सभी घटनाओं और पात्रों के सहित उल्लेख किया गया हो। तो कोई भी कहानी लिखने से पहले उसका एक छोटा सा मानचित्र जो मस्तिष्क में बनता है, उसे हम कहते हैं कहानी का कथानक। प्रारंभ, मध्य और अंत सब कुछ पहले से तय। फिर आती है देशकाल और परिस्थिति। देशकाल और परिवेश बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कहानी का जो परिवेश होता है, जिसमें कहानी का जो प्रारंभिक नक्शा जिसमें ढला है, वो कोई घटना है, कोई वर्णन किया जा रहा है। और उस घटना और उस वर्णन को बयान करने के लिए उस देश काल और उस परिस्थिति का, उस स्थान का बड़ा महत्व है। तो कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश काल स्थान को पूरी तरह से समझता है, क्योंकि वह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे अगर अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, लोग, कार्य, व्यापार, ये सब लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं, इन सब का जानना आवश्यक है। और लेखक इन सब को कहानी में विस्तार देता है। ये कहलाते हैं देशकाल, स्थान और परिवेश। फिर आता है पात्र का चित्रण। कथानक के पात्रों पर विचार करना कहानी के स्वरूप, स्वभाव और उसके उद्देश्य में शामिल होता है। कहानी में वह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप बदलता भी रहता है। कहानीकार के सामने पात्र का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतना ही आसानी से पात्रों का चरित्र चित्रण करने और संवाद दिखने में उसे सहजता होगी। उसके बाद संवाद शैली। कहानी में पात्र का संवाद बड़े मायने रखता है। पात्र का चरित्र चित्रण करने में उसके संवाद बड़े मायने रखते हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका है कि गुणों का कहानीकार द्वारा बखान करना। जैसे जो पात्र में गुण है, कहानीकार उस गुण के बारे में अपना जो वर्णन है वो रखता है कहानी में। तो पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियाँ होती हैं। तो उस हिसाब से कहानी में पात्रों में चरित्र चित्रण की जो संभावना है उसे डाला जाता है। फिर आते हैं कहानी में जो संवाद हैं, पात्रों के संवाद, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। संवाद ही तो कहानी को, पात्र को स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार की होती है वो नहीं दिखा सकता, उसे वह संवादों के माध्यम से सामने ले आता है। इसलिए संवादों का अपना महत्व बराबर बना रहता है। तो पात्रों के संवाद लिखते समय आमतौर पर कहानीकार के मन में घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना का स्मरण आता है। कहानी का प्रारंभ, मध्य और अंत, ये सब आगे बढ़ाना कथानक का महत्वपूर्ण स्वरूप है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है द्वंद्व। द्वंद्व ऐसा तत्व होता है जो कहानी को रोचक बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में वो जो बाधा है, उस बाधा को समाप्त करना, कौन सी बाधा आ सकती है या हो सकता है कि ऐसा हो जाए,
फिर उसे पूरा करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सब कहानी के कथानक में द्वंद्व कहलाती है। वो द्वंद्व जिससे कहानी का पात्र उलझता चला जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कथानक को आगे बढ़ाने के लिए पात्र का संघर्ष या घटनाएं द्वंद्व का माध्यम होती हैं, और ये कहानी का बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। और अंत में आता है कहानी का उत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स। बड़ी उत्सुकता या जिज्ञासा रहती है इस बात को जानने की कि अंत में क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इस जानने के इस जिज्ञासा में हम कई बार देखते हैं कि जब कहानी को बीच में रोक दिया जाता है तो सुनने वाला अक्सर कथावाचक से पूछता है फिर क्या हुआ। ये वही क्लाइमैक्स है, ये उसका उत्कर्ष है जिसको जानने की इच्छा के बिना कहानी पूरी नहीं होगी। कई बार तो बड़ी बड़ी कहानियाँ भी सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती हैं अंत तक क्योंकि अंत जानना है कि आगे क्या हुआ। यहाँ हम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स के महत्व को समझते हैं कि ये अभिव्यक्ति का चरम है, ये चरम उत्कर्ष है। इसका आग्रह ही कहानी को एक सार्थकता देता है। जितना सुंदर कहानी का क्लाइमैक्स होगा उतनी ही सुंदरता से कहानी उत्कर्ष को प्राप्त होगी। तो कहानी लिखने की कला को सीखने के लिए सबसे अच्छा या सबसे सीधा रास्ता है कि जब हम कोई कहानी पढ़ें तो उस कहानी में उसका कथानक क्या है, उसकी देशकाल और स्थान परिस्थिति परिवेश ध्वनियाँ क्या हैं, और लेखक ने उसे किस तरह बताया है, कहानी के पात्र क्या हैं, पात्र का चरित्र चित्रण क्या है, कहानी की संवाद शैली कैसी है, कहानी के कथानक को आगे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, कहानी में कैसा द्वंद्व बिखेरा है लेखक ने, और कहानी का उत्कर्ष क्या है। इस सब को ध्यान में रखते हुए जब आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानी के तत्वों के माध्यम से आपको कहानी को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पुरानी कहानियों, आदिम कहानियों से आज की कहानियों में कुछ अलग अंतर आया है, और इसी वजह से वर्तमान कहानी की विशेषताएं हम जानते हैं। राजाओं और परियों के काल्पनिक संसार से अलग कहानी आज की जो है वो यथार्थवादी यानी वास्तविक हो गई। अब कल्पनाओं का संसार कहानी नहीं रही। कहानी का सुखांत और दुखांत होने से भी अधिक कौतूहल और जिज्ञासा प्रमुख तत्व हो गया है। एक क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए आखिरी तक कि आगे क्या हुआ, ताकि वो उत्कर्ष जो है कहानी का वो अपनी ओर बांध के रखे। तो ये कहानी में आजकल महत्वपूर्ण हो गया है। भाग्य से अधिक पुरुषार्थ प्रेरित कहानी पसंद की जा रही है। पुरुषार्थ माने जिसमें अपनी मेहनत के दम पे कहानी का नायक विजयी होता है। चरित्र चित्रण का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि नायक हो चाहे खलनायक हो, उसके जो चरित्र है उसका वर्णन इतना भव्य होना चाहिए कि वो पात्र कहानीकार का जो लेखन है उसमें जो पात्र उसने बुना है वो पाठक के हृदय में उतर जाए। घटना से अधिक मानवीय विचार या अनुभूति का महत्व बढ़ गया। अब घटना क्या हुआ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य ने उसको किस तरह से लिया, किस तरह से अनुभव किया, ये महत्वपूर्ण हो गया है। आज की कहानी सरल भाषा के कारण लोकप्रिय होती है। भाषा में क्लिष्टता कहानी में नहीं चाहिए। कहानी लेखन में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली बात, दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों का पालन अच्छी तरह से करके ही कथा का विस्तार करना चाहिए। आरंभ पाठक को लुभाने वाला और आकर्षक होना चाहिए। अगर आरंभ अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो कहानी आगे नहीं पढ़ी जाएगी। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। यहाँ प्रवाह महत्वपूर्ण है, जिसे फ्लो कहते हैं। फ्लो नहीं हो तो कहानी को सरसरी तौर पे पढ़ के अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। अगर आरंभ आकर्षक हो और उसके बाद कहानी में प्रवाह बना रहे तो वो अंत तक पढ़ी जाती है। उसकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण हो, संवाद छोटे हों और स्पष्ट हों। जितने छोटे छोटे संवाद होते हैं समझने में उतना ही आसान होते हैं। और अंत प्रेरक, मौलिक, शिक्षा प्रधान और वास्तविकता के अनुकूल हो। जो आज की कहानी यथार्थवादी होगी उसकी वजह ही ये है कि मनुष्य वास्तविकता को अमल में लाना चाहता है, उससे प्रेरणा पाना चाहता है, उसे अपने आसपास की ज़िंदगी ज़्यादा अधिक अपनी से लगती है, और इसीलिए कहानी जो वर्तमान प्रेरक, मौलिक, शिक्षा प्रधान कहानी है उसका वास्तविकता के अनुकूल होना आवश्यक है। और अंतिम है रोचक और सार गर्भित शीर्षक, यानी सार को गहन करे ऐसा शीर्षक।
सारी की सारी कहानी में जो कुछ मूल कथ्य है, कथानक में जो मूल तत्व है, उसकी आत्मा है, उसे पकड़कर कहानी के शीर्षक में रख दिया जाता है, जिससे कहानी को पढ़ने का, समझने का उत्सुकता, औत्सुक्य बढ़ जाए। दृश्य देखकर कहानी लिखो। यहाँ पे जो दृश्य है, उस दृश्य में बहुत कुछ बातें हैं जो दृश्य कह रहा है। इसको कहानी में अपने शब्दों में गूंथना है और एक ऐसी कहानी बनानी है जो वास्तविकता से जुड़ी हुई और संदेशपरक हो। कहानी के निर्माण में संवादों की बड़ी भूमिका है। तो अगर हम सीधे कहानी नहीं बना सकते तो एक तरीका है कि पहले आप संवाद बनाकर देखिए। तो यहाँ पर 3 पात्र हैं, एक शेरनी है, एक उसका छोटा सा शेरनी का शिशु है शावक, और एक हाथी है। ये 3 पात्र जो है, इनके संवाद पहले आप आपस में लिखिए और फिर उन संवादों को जोड़कर आप कहानी में पिरोएंगे तो आपके लिए कहानी लिखना आसान हो जाएगा। तो इस तरह हमने सीखा कहानी लेखन। धन्यवाद।